So good morning my dear students, welcome back to video solution class। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बच्चों। कल अपन ने एक्सरसाइज 1 का जो शुरुआत के 20 क्वेश्चन है वो ले लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। आपको दिया गया एक गर्ल है, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की एक स्ट्रीट है, गली है, उसमें जा रही है। यानी कि गली है तो उसके दो सिरे होंगे, जाहिर सी बात है। एक तरफ ईस्ट है तो उसका अपोजिट एंड क्या हो गया, वेस्ट। उसके घर से वो पहले ग्राफ देखिए, ईस्ट डायरेक्शन में गई है 40 मीटर। तो क्या है कि ऑलरेडी ये ग्राफ जो दे रखा है वो एसटी ग्राफ दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि मान लो ये लड़के का कोई घर है, यहाँ से वो 40 मीटर 40 मीटर वो गई ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो वहीं रही थोड़ी देर तक, उसके बाद वो वापस से रिटर्न आ गई। तो लौट के बुद्धू घर को आए, कितना चली है, 40 गई और 40 आई, तो 80 मीटर टोटल चली। अब बहुत सारों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सर कितना चली, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकाल लो। अरे भाई क्यों एरिया निकाल लो, ये ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका विस्थापन होता है। परंतु यहाँ पे ऑलरेडी विस्थापन या दूरी दे रखी है, तो ये कितना चली, सीधा सीधा यहाँ देख लो 40 मीटर ईस्ट में गई है, ग्राफ में देख लो, और 40 मीटर ईस्ट में गई। उसके बाद ये क्या हुआ, वापस लौट के आ चुकी है। जब ये वापस लौट के आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि ये वापस घर पर पहुँच गई है। और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में गई, और कितना गई है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में गई है 30 मीटर, इसीलिए -30 है। और फाइनली 20 मिनट में घूम फिर के वापस घर आ गई है। तो आपको ये नहीं पूछा है कि बताओ कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, इसने बोला है एवरेज वेलोसिटी बताओ। आपको क्या बोलना निकालना है, वी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही है। तो यानी कि सिग्मा एस मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल टाइम कितना भी आया हो, 20 मिनट वगैरह जो भी आया हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक कोई ग्राफ दे रखा है, ध्यान से सुनेंगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और आपको बोल रखा है इस तरह से ग्राफ है, ये कोई पॉइंट ओ ए है, ए से बी तक ऐसे है ग्राफ, एक्सिस को कंसिडर करते हुए, यानी कि इसी अक्ष के ऊपर आ रहा है। फिर बी से सी इस तरीके से है, और सी से डी इस तरह से है, और डी से ई इस तरह से है। और आपको बोल रखा है कि यूनिफॉर्म मोशन किस में होगा। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अच्छा ये ग्राफ एक जैसा बढ़ रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत सारे के समझते हैं कि कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, तो वो ये लाइन दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आप ये फालतू के पचड़े में मत पड़ो कि ग्राफ क्या कांस्टेंट होगा क्या नहीं होगा। आप वो जो कंसेप्ट जो आपको सिखाया गया है उस पर थोड़ा तटस्थ रहो, यानी उसको आपको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो फायदा रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग या एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप ग्राफ की तरफ जाओ मत, आप ये देखो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या निकला, एक चीज तो ये निकला कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसका वैल्यू जो है वो 0 आता है, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वेलोसिटी जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट का मतलब 5 या 10 ही हो, वो 0 भी हो सकती है या कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी होनी चाहिए कांस्टेंट। और मैं बात करूं s की, तो क्योंकि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एस टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसे आना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर एस टी ग्राफ में ये लाइन है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट को दर्शाती है, क्योंकि v जो होता है वो एस टी ग्राफ का स्लोप होता है, यानी कि ds/dt इज कॉल्ड v। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लाइन छाप दो मर्जी से, रट्टम रट्टा याद नहीं करने का। दूसरा देखो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी v ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो ये vt ग्राफ जब आएगा तो लाइन ऐसी हो, अगर वेलोसिटी ना तो बढ़े ना वेलोसिटी घटे, एक जैसी कांस्टेंट रहे, तो ये और ये ग्राफ एक ही लैंग्वेज मतलब एक ही लाइन को बता रहे हैं कि ये भी v कांस्टेंट को बता रहा है और ये भी v कांस्टेंट को बता रहा है। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं
कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट की लाइन आ गई, नहीं, क्योंकि ये AT ग्राफ है, VT ग्राफ नहीं है। और अब ध्यान से सुनना, VT ग्राफ का स्लोप 0 है क्योंकि V कांस्टेंट है, स्लोप 0 मतलब डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप कहीं साइड में तीनों लिख लो, एक्सेलरेशन 0 वाला ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, फिर भले वो वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव में हो या खुद 0 में कांस्टेंट हो, चाहे नेगेटिव में कांस्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये कैसा ग्राफ अगर ST में बनाना हो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ये एक कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन आएगी। तो यूं नहीं कि सर अच्छा ये तीनों ग्राफ है, ये तीनों छाप दूं क्या, नहीं, AT के लिए कौन सा ग्राफ गिना जाएगा, ये 0 वाला, यानी कि पार्ट AB इज डिनोटेड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ का AB भाग जो है वो एक समान गति को दर्शाता है। चीज समझ में आ गई आपको? चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप दे रखा है, यानी कि विस्थापन समय संबंध दे रखा है, x बराबर a0 प्लस a1t, है ना। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले ऐसा नहीं सोचे कि हिंदी क्यों बोल रहे हैं और हिंदी वाले ऐसा नहीं सोचे कि इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है विस्थापन समय संबंध डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के लिए, और आपको बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। अरे भाई एक बात बताओ, आपको x दे रखा हो और एक्सेलरेशन a तक पहुंचना हो, पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे a कोई कांस्टेंट बोल दिया है क्वेश्चन में तो फिर एक्सेलरेशन को a मत लिखो, फिलहाल a का नाम कांस्टेंट के लिए चल रहा है, तो एक्सेलरेशन को कोई दूसरा वर्ड यूज कर लो, लेटर यूज कर लो। मैं f फॉर एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, स्मॉल f फॉर एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन डायरेक्ट तक तो पहुंचा नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी dv/dt करूंगा तो मैं एक्सेलरेशन ला पाऊंगा। तो कहने का मतलब मुझे v चाहिए, तो v कैसे ला सकते हैं, x से, यानी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करना आपको अच्छे से आता है। चलो इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस a1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और प्लस a2 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आता है ना, तो ये हो गया 2t, तो मैंने 2a1t लिख दिया। कुल मिला के मेरे पास ये dx/dt करके वेलोसिटी v आ गई है a1 प्लस 2a2t। नाउ अब आपको v से रुक नहीं जाना है, क्योंकि आपको v पूछा नहीं, पूछा एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv/dt, यानी कि a1 ये फिर से कांस्टेंट अकेला है 0 और ये कांस्टेंट बच गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 2a2। इट इज सिंपल। अच्छा, कुछ बच्चों को जो बिल्कुल नीचे लेवल के कमजोर तबके के बच्चे हैं वो ध्यान से देखो, उनको ये चीज समझ नहीं है कि यहाँ ये कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, जबकि a1 कांस्टेंट था तो a1 लिख दिया। ये क्या चक्कर है प्यारे बच्चों, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए, केवल और केवल कांस्टेंट आ जाए, केवल और केवल c आ जाए कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। परंतु इस c के साथ मान लो एक x और आ गया, तब ये क्या होता है कि c बाहर निकल के x का डिफरेंशिएशन होता है, और x का डिफरेंशिएशन क्योंकि 1 हो गया तो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर c बच जाता है। ध्यान से देखो, a1 अकेला नहीं है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन t का 1 होने की वजह से a1 बच गया, जबकि यहाँ पे कोई t नहीं था तो ये 0 हो गया। अब ये अकेला है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया तब ये जाके 0 हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको हर पार्ट इसका कवर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है कि पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 40 सेकेंड्स under influence of a constant force if the distance traveled by particle in s is s1 in first 20 सेकंड। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना कि एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट फोर्स से चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, f इक्वल टू क्या होता है, m है। आपको बोल दिया f की वैल्यू फिक्स है और पार्टिकल का मास क्या होता है, भाई मैं हूँ 50 किलो का हूँ, अभी चल रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं मैं चलते जल्दी हल्का हो जाऊँगा। हालांकि जॉगिंग करने से मेरा वेट कम पड़ेगा, वेट लूज होगा, लेकिन जनरली ऐसे नहीं कि चल रहा हूँ और थोड़ा सा आगे आया यार वेट कम पड़ गया, ऐसे नहीं। तो जनरली कोई भी बॉडी, जैसे ये मार्कर है मैं फेंक दिया, ये जा रहा है ऐसे उड़ता उड़ता, तो इसका मास कांस्टेंट रहता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ F/m, इसमें ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। अब एक चीज़ जो इसने छाप नहीं रखी है, या फिर हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं हो, हाँ इसने छाप नहीं रखी है, इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। सुन लो, कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप मर्जी से कुछ भी आंसर लिख दो। कंसेप्ट ये है कि ये क्वेश्चन में डेटा अधूरा है। अब वो डेटा क्या है, ध्यान से सुनो, कि कोई पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो आपको आपके सर ने सिखाया होगा कि अगर t टाइम में चलता है कुछ x दूरी,
है ना, तो डबल टाइम में चलेगा, शुरू से डबल टाइम में चलेगा 4x डिस्टेंस। तो आपको बोल रखा है कि शुरुआत के 20 सेकंड में एक पार्टिकल चलता है s1 और उसका मोशन टोटल 40 सेकंड के लिए हो रहा है। तो बताओ टोटल 40 सेकंड में वो कितना चल जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ s1 चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, 4 गुना। ऐसा सर ने आपको आपके नोट्स में लिखवा रखा होगा, देखना अपने नोट्स, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ कि आया कहाँ से। अब मेरी बात सुनो, अगले 20 सेकंड कितने, तो मेरी बात सुनो, टोटल 40 में से s यहाँ चल गया s1 और टोटल चल रहा है 4s1, तो बचा हुआ कितना है अगले 20 के लिए 3s1। भाई 4 में से एक s तो यहाँ खत्म कर दिया, बचे हुए 3s1 है। और यूँ बोल रखा है क्वेश्चन में कि शुरुआत के 20 सेकंड में s1 चलता है और अगले 20 सेकंड में s2 चलता है। तो बताओ s2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा 3s1, s2 इज इक्वल टू 3s1 एंड इट इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया ना, तो ये है। फिर अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर आधारित है, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल 6 सेकंड के लिए चलता है। अब 6 सेकंड के लिए, और इसने साफ साफ बोल रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। दोनों बात जरूरी है, ये 2 शर्तें होनी चाहिए, ए कांस्टेंट और u 0, और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये बोल रखा है। अब सुनना, 2-2 सेकंड के अंतराल में वो जो डिस्टेंस चलेगा वो किस रेशियो में होगा। तो सर ने आपको सिखा रखा होगा, जैसे कि ये 149 तो टोटल टी के लिए होता है, लेकिन अभी आपने देखा s के बाद 3s आया, यानी कि t देन नेक्स्ट t, तो ये 2 सेकंड, देन टोटल 4 सेकंड नहीं, अगले 2 सेकंड और उसके अगले 2 सेकंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ चलेगा मान लो x, तो यहाँ चलेगा 3x। फिर 3 के लिए चलता है टोटल 9x, तो बचा हुआ कितना है, ये 4x हो गया, तो बचा हुआ कितना है 5x। और ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सर ने सिखा रखा होगा कि अगर t 2t 3t ले तो रेशियो आता है 149, लेकिन t देन नेक्स्ट t यानी कि क्रमागत समान समय अंतराल t में चले, यानी कि सक्सेसिव t इंटरवल में चले, तो रेशियो आता है 1:3:5। तो मेरे ख्याल से ये 25 क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो गया है, सरल हो गया है, आसान हो गया है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से चल रही है, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है u + a/2 2n-1। अब ये आया कहाँ से, ये आपके नोट्स पढ़ो, आपके सर ने लिखवाया होगा। और जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, यस, क्योंकि ड्रॉपर की मॉड्यूल भी यही है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बोल दूँ, अगर आपको सर ने नहीं लिखवाया कि ये कैसे आया, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपको बोर्ड एग्जाम फाइट नहीं करना है और नीट में आपको पूछेंगे नहीं कि ये कैसे आया, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। एज ए फॉर्मूला आप इसको रट्टा याद कर लो, आपके काम की चीज है कि एक पार्टिकल का nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर उसका एक्सेलरेशन a हो तो, और इनिशियल स्पीड u हो तो। चलिए, तो अपन ने 26 निपटा है, अपन आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड रीचेज एट हाई। अच्छा, एक बॉल को ऊपर फेंका गया प्यारे बच्चों, और यूँ बोल दिया उसको कितनी स्पीड से फेंका गया, बताओ, कि वो हाईएस्ट हाइट तक पहुंच गई है 64 फीट तक। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है प्यारे बच्चों। इसका आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, h = u²/2g। तो h की जगह दे रखा है 64 फीट। ध्यान से सुनेंगे, कोई भी सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इधर आप 64 फीट लिख रहे हो और g की जगह 10 मीटर/सेकंड² लिख दिया, नहीं चलेगा ये। जैसे कि ध्यान से सुनना, मैं अभी 25 साल का हूँ, 2 वर्ष बाद 2 महीने बाद उम्र बताओ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 25 साल और 2 महीने मिलके 27 साल हो गए, ना 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 मुन्ना ना, ये 25 ईयर है, ये मंथ है, तो ये यूनिट मैच नहीं हो रही है। सेम सिस्टम में इक्वेशन सोल्व होगी तो ही सही आंसर आएगा। तो ये 64 फीट है, तो जी भी मीटर/सेकंड नहीं चलेगा, यानी जी की वैल्यू जो आपने रट रखी ना 10 मीटर/सेकंड² नहीं, FPS सिस्टम में बदलो। मीटर का मतलब होता है 1 मीटर = 3.28 फीट। तो ये 9.8 गिनूँ अगर मैं, तो 9.8 इंटू मीटर की जगह आ जाएगा 3.28 फीट/सेकंड²। सेकंड बदला ही नहीं है, तो सेकंड ही रहने वाला है। प्यारे बच्चों, जब 3.28 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है जी का 32 फीट/सेकंड²। तो प्यारे बच्चों आप ऐसा करिए, इसको भी याद कर लीजिए। वैसे इसने दे रखी है जी की वैल्यू 32, तो 32 उधर हुआ, 32 64 हो गया। अरे मल्टीप्लाई मत करो, रुक जाओ, तुम इतना जल्दी क्या है तुम्हें।
ये 32 जा हो गया 64 और उधर मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि ये है यू स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में 2 बार 64 है तो आंसर आ गया 64 मीटर पर सेकंड। गलत आंसर होगा, फिर से आंसर सारा फीट पर सेकंड में चलना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ नहीं है। कितनी स्पीड से फेंकेगी, इतनी हाइट तक जाए, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा मान लो ये स्पीड दे देते और हाइट पूछ लेते तो भी यही फॉर्मूला लगता कि इतनी स्पीड से, तो हाइट बताओ, तो फिर इसमें यू लिख के एच निकाल लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन टाइम पास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बॉडी है जिनके मासेस अलग अलग हैं और अलग अलग हाइट ए और बी से, यानी कि हाइट की वैल्यू दे रखी है। एक बॉडी जो है वो ए हाइट से गिराई जाती है और एक बॉडी है वो बी हाइट से गिराई जाती है। मान लो एक बॉडी है वो ए हाइट से गिराई जा रही है, इसका जो H1 है फर्स्ट बॉडी का वो ए हाइट से गिरे जा रही है, मान लो इसको आने में टाइम T1 लगता है, और एक कोई दूसरी हाइट है B, H2 हाइट है B, इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम T2 लगता है। तो दोनों का रेशियो बताना है। एक बात बताओ, पहले इसको सब भूल जाओ, आप ये बताओ एक कोई H हाइट की बिल्डिंग हो, हाँ बिल्कुल वो जो मैं कह रहा हूँ सुनो ध्यान से, एच हाइट की बिल्डिंग में के टॉप से अगर किसी को गिराया जाए तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो सर ने फॉर्मूला लिखा होगा फ्री फॉल में √2h/g। क्या यहाँ पे कहीं पे भी मास का लफड़ा है क्या? बॉल 1 किलो की हो या 10 किलो की हो, मास का कोई लफड़ा नहीं, डायरेक्ट ये। तो एक बात बताओ, T1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √2h। H1 कितना है ध्यान से देखो, a, √2a/g अपॉन T2 कितना हो जाएगा? तो √2b/g। देखो रूट में 2 और g तो कांस्टेंट हो गए, मतलब सॉरी दोनों में कॉमन है तो कट जाएंगे, और आंसर क्या आएगा? √a अपॉन √b। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोनों का रेशियो वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, √a/√b। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से सुनना। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया और 4 सेकंड बाद उसे पुनः पकड़ लिया, फिर से पकड़ लिया, तो बताओ वो कितनी स्पीड से उसको फेंका गया। तो एक बात बताओ, 4 सेकंड बाद वापस पकड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बॉल के साथ ऊपर जाके टॉप पे पकड़ रहे हैं। बॉल हमने फेंकी है, कोई बात नहीं, यू से फेंकी है, वो जाएगी ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, मान लो TF टाइम है, और वापस लौट के आएगी। जब ये यहाँ आएगी तब अपन हाथ से जहाँ से फेंक रहे जिस हाथ से उसी हाथ से वापस कैच कर लेंगे, तो ये टाइम लगा T डाउन। और आपको पता है ये दोनों टाइम बराबर होते हैं, और T का फॉर्मूला होता है U/g। तो बताओ टोटल T यानी कि जाकर वापस आने में, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल जो होता है वो कितना हो गया? T+T यानी डबल ऑफ T यानी कि 2U/g। तो आपको बोल दिया कि अगर ये 4 सेकंड है, एक बॉल को फेंका और जब ये हवा में उछल के जब वापस हाथ में आई तो 4 सेकंड में उसको वापस पकड़ लिया, तो बताओ U कितना है? कुछ नहीं करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करो, 4g/2 से 4 कटेगा 2 बार, तो U बराबर आ जाएगा 2g। g का मान 10 वैल्यू रखते ही 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया है। तो आपने देखा बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर आपको फिर भी इसमें कोई तकलीफ है तो मुझे मैसेज करें कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, इसको स्लो करें, तो मैं आपको थोड़ी सी स्लो स्पीड में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एक बॉल को किसी हाइट से छोड़ा गया, ग्राउंड से टकराई है वो इलास्टिकली। अब आपने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं कि टकराने में इलास्टिकली टकराना क्या होता है ना। और हिंदी मीडियम वालों, प्रत्यास्थ रूप से टक्कर, ये प्रत्यास्थ रूप से टकराना होता क्या है मैं समझाता हूँ। प्रत्यास्थ रूप से टकराने का मतलब अभी आप नहीं समझ पाओगे, ये टक्कर नाम का एक अलग चैप्टर आएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जिस स्पीड से टकराई उसी स्पीड से वो उछल जाती है। या फिर यूँ समझ लो कि एक बॉल यहाँ से मैं छोड़ूँ तो आपको पता ही है उछल के गेंद ऊपर तो आती है, लेकिन ये इस हाइट तक नहीं आती है, थोड़ी कम हाइट तक आती है। परंतु इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है, प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये होता है कि वापस ये इसी हाइट तक आ रही है, ऐसा मान के करना है क्वेश्चन। आपको बोला है कि इसका VT ग्राफ क्या होगा। VT में मैं देख लेता हूँ स्पीड है या वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अपन क्या बोल रखा है कि इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विल बी। ओके, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। U = 0 से फ्री फॉल करवाया, H हाइट है यहाँ से यहाँ तक की। ओके, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है किसी टाइम T में, और मेरी बात ध्यान सुनना, U 0 है। मान लो यहाँ बीच में जब ये थी किसी स्मॉल t टाइम तक के लिए, तब इसकी स्पीड V कितनी थी बताओ। तो V का फॉर्मूला क्या कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनना। क्या क्या गिवन है
u बराबर क्या है 0। एक्सेलरेशन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि एक्सेलरेशन g की वजह से ये नीचे आई, बाकी तो वो रुकी हुई थी। एक्सेलरेशन है g। अच्छा कितना टाइम हुआ है, t टाइम बाद। ये यहाँ है, क्या निकालना है, इसकी स्पीड v निकालनी है या वेलोसिटी v निकालनी है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, वेलोसिटी v क्यों निकालनी है, कितना नीचे आई x क्यों नहीं निकालना है? इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बनाना है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इसलिए t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो मैं निकलवा रहा हूँ। तो बताओ v u a t कौन सी इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ v इज इक्वल टू यू आपका है 0 और जी टी, और ये u 0 इसको भी मैं लिख रहा हूँ, मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को समझो प्यारे बच्चों। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ का नोटेशन पहले देख लो, वेलोसिटी यानी कि v, टाइम यानी कि t ग्राफ बनाना है। अब कंपेयर करना सीखो, y एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, वेलोसिटी, तो इक्वेशन में ये जो v है ये हो गया है y। अब टाइम कहाँ दिख रहा है, x एक्सिस पे, यानी कि जो t है वो है आपका x। अब समझ में आया मैंने इसको पीछे क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये जो mx है ये 0 है और प्लस c में कुछ है। अरे नहीं भाई, x किसका है वैल्यू, ध्यान से देखो, ये एक्सिस यहाँ है तो ये x है तो ये mx हुआ। तो ध्यान से सुनना, जो m है, m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, वो है आपका g यानी कि कुछ पॉजिटिव है, और जो c होता है वो 0 है। एक बात बताओ, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बन रही कि नहीं बन रही है, ग्राफ बन रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ, 0 से ग्राफ शुरू करना है क्योंकि c 0 है। अगर ये लाइन यहाँ से जाती तो c इतना आ जाता, अगर ये लाइन ओरिजिन से जाएगी तो c कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, नंबर 1। और ओरिजिन से ग्राफ कैसे जमाना है, इस तरीके से लाइन बनानी है, इस तरीके से बनानी है या हॉरिजॉन्टल बनानी है। तो ध्यान से देखो, स्लोप जो है वो g है, g यानी पॉजिटिव स्लोप की लाइन, यानी ऐसे बना देनी है। और ये वेलोसिटी जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा v बढ़ता ही जाएगा हमेशा। तो बढ़ते 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 जब ये टकरा रही है, जस्ट टकराने के जस्ट पहले, तब मान लो ये मैक्सिमम स्पीड से टकरा रही है, वो मान लो v मैक्सिमम है, और इसको नीचे पहुंचने में टाइम लग गया है t। अब ध्यान से सुनना, टकराते ही क्या होगा जो बताओ तुम, जैसे ही बॉल टकराएगी, जैसे ही बॉल टकराएगी तुरंत रिवर्स हो जाएगी उसी स्पीड से, क्योंकि अगर स्पीड कम पड़ी बाई चांस टकराने के बाद, दो तीन एग्जांपल समझो। बॉल गिरी और बॉल जो थी वो गीले आटे की बॉल थी, जिससे अपन रोटी बनाते हैं ना, वो बॉल थी। गिराई, गिरते ही जमीन पे छप जाएगी, यानी कि वहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो गई है तुरंत टकराते, तो वो बिल्कुल नहीं उछलेगी। अब ले लेते हैं अपन एक पत्थर ले लेते हैं, गिरा बहुत कम 1 सेंटीमीटर, इतना हल्का सा तो उछलेगा ना, पत्थर गिराते ही तुरंत, हाँ कच्ची मिट्टी होगी तो उसमें धंस जाएगा, लेकिन पक्का फर्श हुआ तो पत्थर भी हल्का सा 1 mm भी उठेगा। तो 1 mm क्यों उठा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम थी। लेकिन इलास्टिकली टकराने का मतलब क्या है कि ये वापस इतनी ही हाइट तक जाएगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी ही होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। इसका मतलब पहले वेलोसिटी डाउनवर्ड में थी जिसको हम पॉजिटिव गिन रहे थे, तो मैं यहाँ नोटेशन लगा रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव और डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव गिनूंगा। तो ध्यान से सुनना, जैसे टी पॉइंट का मोमेंट आया, इसकी वेलोसिटी v जो है तुरंत की तुरंत उसी टाइम -v हो गई है। और अब क्या हो रहा है, जो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब जैसे जैसे ऊपर जा रही, अब है आपका रिटार्डेशन, यानी एक्सीलरेशन जो है वो माइनस का g है, तो माइनस का g है तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, कम होगी। और कम होते 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 जब ये वापस से यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ जाके वापस रुक जाएगी और फिर वापस नीचे गिरेगी, यानी कि स्पीड जो है वो नेगेटिव से कम करते 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 0 करनी है, और स्लोप सेम रखना है, स्लोप g ही है अभी भी एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों स्लोप यही मेंटेन करते हुए, यानी इसके पैरेलल लाइन लाते हुए वेलोसिटी क्या कर देनी है, अपने को 0 कर देनी है, और ये टाइम होगा आपका 2t टाइम। अब एक बात तो ये तो पूरा एक लूप हो गया, पर एक बात बताओ, बॉल उछल के जब वापस हाइट तक पहुंच गई, क्या अब वो वहाँ रुक जाएगी क्या? नहीं, अर्थ की ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है, फिर से नीचे खींचेगी, तो फिर से मोशन कैसा हो जाएगा, पहले जैसा, गिरेगी तो उछलेगी, उछलेगी तो गिरेगी, गिरेगी तो उछलेगी, एंड प्रोसेस इज गोइंग सो ऑन। तो यहाँ से ग्राफ फिर से पहले जैसा रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ कंटिन्यू बढ़ेगा और इसके बाद वापस से नेगेटिव में जाएगा, फिर कंटिन्यू बढ़ेगा,
ऐसे ऐसे प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब सुनो, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर नीचे पॉजिटिव क्यों माना, आपकी मर्जी हो जहां मान सकते हो। तो सर क्या अगर हम पहले से नीचे नेगेटिव मानते तो ये ग्राफ जस्ट उल्टा आता? क्या कहने का मतलब क्या ये ग्राफ ऐसा होता तो भी सही गिन लेते क्या? यस, अगर कोई इसका ग्राफ ऐसे बनाता है प्यारे बच्चों तो भी गलत नहीं है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है, ये ग्राफ भी सही गिना जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, पॉजिटिव को नेगेटिव किया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन तो फिर ओहो, इसके ऑप्शन तो फिर मेरे को दोनों दिख रहे हैं। ऑप्शन थर्ड जो है वो ऐसा है, ठीक है, और ऑप्शन सेकंड जो है वो ऐसा है। नहीं वो ऐसा नहीं, ठीक है। फोर्थ थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, मैं तो दोनों को टिक करूंगा, मैं किसी के लिए मना नहीं करूंगा। मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये फंडा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ चलते हैं। मैं एक बार और देख लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन यही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यही है, ठीक है, और किसी में भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, मेरी नज़र में दोनों के दोनों सही हैं। मतलब है, मैं आपको बता दूं, आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सही करना है, नहीं कर सकते। कोई चैलेंज नहीं दे सकता आपको कि ये गलत है और ये ज़्यादा सही है, कोई ज़्यादा कम नहीं, दोनों इक्वली सही हैं, ठीक है। अथवा तो या फिर क्वेश्चन में लिखो कि अपवर्ड डायरेक्शन कंसिडर एज पॉजिटिव या अपवर्ड डायरेक्शन कंसिडर एज नेगेटिव, तो फिर हम बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ऊपर पॉजिटिव मानना है, तो फिर ये नहीं, ये आंसर होगा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अपन चाहे जो मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रखा है कि एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, बताओ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम क्या होगा। टाइम का सीधा सा फॉर्मूला है, यू स्पीड से ऊपर फेंकते तो t = u/g से जाता है, तो 30/10 करते हैं, आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो टॉपेस्ट पॉइंट तक पहुँच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रखा है ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रिचेज इज मैक्सिमम हाइट एट द पोजिशन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। एक बॉल को जब ऊपर फेंका और जब वो टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है क्या? बहुत सारे सोचते हैं कि सर v 0 है तो a भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर dv/dt, भाई dv/dt में ये जो dv होता है ना, dv का मतलब वेलोसिटी नहीं होता है, dv का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि सिर्फ एक वेलोसिटी मत देखो, इसके जस्ट पहले ये बॉल नीचे थी तो जा रही थी, मान लो इस टाइम इसकी स्पीड 0.1 मीटर पर सेकंड थी और बाद में हो गई 0, तो क्या वेलोसिटी का चेंज 0 है क्या? नहीं। 0.1 माइनस 0 तो 0.1 स्पीड कम पड़ी है। या फिर मैं कहूँ कि ये बॉल यहाँ के जस्ट बाद ये यहीं रह जाएगी क्या? नहीं, यहाँ नहीं रहेगी, नीचे गिरेगी। मान लो नीचे गिरने के बाद इसकी स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड है इस जगह, तो बताओ 0.2 माइनस 0, तो क्या वेलोसिटी में चेंज 0 है क्या? नहीं। तो वेलोसिटी में चेंज 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और वैसे भी देखा जा सकता है, क्या अर्थ कभी एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी फोर्स लगाना बंद करती है क्या? ये कंटिन्यूसली लग रहा है। ऐसा नहीं कि दिन में लगता है रात में नहीं लगती ग्रेविटी, ऐसा नहीं है, हर समय लग रहा है। तो बॉल का एक्सेलरेशन हमेशा है और वो है g। वो ऊपर जाते टाइम रिटार्डेशन का काम कर रहा है तो नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, और वो हमेशा g लग रहा है। तो बॉल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा परंतु इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, तो अब अपन बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बोल रखा है कि एक पार्टिकल है इनिशियल यानी कि t = 0 पर वेलोसिटी जो है v = u, वो आपका क्या बोल रखा है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u। अच्छा 0 नहीं, u है, v = है u। और फिर क्या बोल रखा है? एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, फिर एक्सेलरेशन को f बोल रखा है एंड इट इज इक्वल टू at। तो बताइए t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी? अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चे गलत कैसे सोचते हैं, ध्यान से सुनना।
सर u इज इक्वल टू तो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, ठीक है। एक्सेलरेशन जो पहले हम a बोलते थे उसको इन्होंने जनरली यहाँ पे f बोल दिया है और a यहाँ पे कांस्टेंट है। जस्ट लाइक दैट मैं बोल दूँ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5t, तो एक्सेलरेशन a की जगह तो बोल दिया f, नाम दूसरा रख दिया है। जैसे कि मेरा नाम विष्णु है परंतु किसी दूसरी जगह मैं कहीं नाटक में रोल प्ले करूँ और वहाँ मेरा नाम कृष्ण हो जाए तो उस पर्टिकुलर नाटक में मेरा नाम कृष्ण रहेगा। उसी तरीके से एक्सेलरेशन a होता है परंतु इस क्वेश्चन में वो f है। अभी ये जो a है ये कोई कांस्टेंट है, जैसे कि 5 4 3 2 कुछ भी है सर, ठीक है। तो अब आपको a में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू दे रखा है 80, ओके सर। और फिर आपको एक चीज़ और दे रखी है, t टाइम बाद वेलोसिटी बतानी v कितना होगी। तो सर हम बताएं, हाँ बेटा बताओ सर। u v a t फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v की जगह v है, एक्सेलरेशन a की जगह f लिखना है और इसकी जगह f की जगह 80, केवल f की जगह 80 और उसके बाद एक t और आ रहा है तो आंसर आ जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर। सर क्या ये सही है क्या? पहला बच्चों ये आंसर गलत है, इट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि आपने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप अपने नोट्स वापस से खंगालो और देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होती है, तो उसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में सर ने आपको लिखवा रखा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज कैन ओनली बी यूज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी कि गति के समीकरणों का उपयोग केवल और केवल उस समय हो सकता है जबकि कण का त्वरण नियत हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब ध्यान से देखो, कण का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो तो 8 दे रखा है, यानी टाइम डिपेंडेंट दे रखा है। तो फिर क्या करोगे? फिर ऐसे करो, मेरी बात सुनो कैसे निकालना है। एक बात बताओ, हम पढ़ते थे ना dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए होता है, तो dv इज इक्वल टू ए डी टी कर दें, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ आ रही है? ये तो फॉर्मूला पता है ना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी वी, फिर इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, फॉर्मूला है मेरे पास डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ डी टी। एक्चुअली मैंने ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप समझ गए होंगे ए फिलहाल अलग चीज़ है, एफ कांस्टेंट एफ एक्सेलरेशन है। हाँ अब मेरी बात सुनना, लिमिट किसकी लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी बात सुनो, जिसका जो एलिमेंट होता है ना उसकी लिमिट लगती है, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है डी टी, तो टाइम की लिमिट रखो 0 से t टाइम तक, और यहाँ क्या दिख रहा है dv, यानी कि वेलोसिटी की लिमिट रखो, तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, u है, ऐसा क्वेश्चन में खुद बोल रखा है। और t टाइम बाद वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी ये तो हमें पता करना है। तो एक बात बताओ, dv का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, v कहाँ से कहाँ तक करना है, u से v तक। एक बात बताओ, क्या f को बाहर निकाल दूँ क्या? हाँ सर निकाल दो, मर्जी से। अरे यार कांस्टेंट हो वही बाहर निकलता है, ऐसा नहीं कि हर कोई बाहर निकल जाएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका करोगे, मर्जी से। तो f की वैल्यू दे रखी है, पर सर हमें तो पहले एक्सेलरेशन एक बाहर निकलवाया था। अरे पर वो उसमें साफ साफ बोल रखा था एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स वाई वो बाहर निकला था। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो वैल्यू पुट करो सबसे पहले, f इज इक्वल टू 80 dt। तो सर अब तो ये एक्सेलरेशन बाहर ही निकलेगा। अरे भाई ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल सकता है। ओके, तो a बाहर निकल गया, t dt। इंटीग्रेशन तो आपको करना आता ही होगा, v माइनस यू लिमिट उधर पुट कर दी और इधर a, और इधर मेरा t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, 0 से t तक लिमिट रखूंगा। आपको पता है t की लिमिट रखने पे यही आंसर आएगा और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो 0 में रख नहीं रहा हूँ, t डायरेक्ट रख के यही ला रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, u इधर आया, u प्लस 1/2 a t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। जब त्वरण नियत नहीं हो तो फिर इंटीग्रेशन करके हम वेलोसिटी लाते हैं, वेग लाते हैं। चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छे से? कंसेप्ट ये समझ में आया कि क्यों ऐसा वैसा नहीं किया था? चलिए क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है, एक आदमी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके, और वो रोड पे जा रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से सुनना, ये रोड है और ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, यूँ मत समझ लेना ये नॉर्थ है, नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारे इस ग्राउंड पर है और ये ऊपर आसमान है। अब समझ में आ रहा है? चलो, आपको क्या बोल रखा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन ये दे रखा है 3 kmph, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं मैं, और आपको बोल रखा है कि रेन जो गिर रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है,
वी रेन, और वो है आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैं मान लेता हूँ वर्टिकल डाउनवर्ड माइनस जे कैप में। तो आपको बोल रखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा बोलना नहीं, पर अब आदमी है तो विद रिस्पेक्ट टू मैन ले रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, रेन की वेलोसिटी निकालनी है मैन के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी रेन माइनस वी मैन। तो प्यारे बच्चों कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये। वी रेन ध्यान से देखो तो माइनस का 10 जे कैप है, और ये तो माइनस 10 जे कैप इसकी वैल्यू है, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस है, और वी एम की वैल्यू 3 आई कैप हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला मिला है, ये आंसर मिला है, ये मिला है वेक्टरली टर्म में। आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो वी आर एम, तो कुछ नहीं, ये आंसर आ जाएगा -10 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, तो √109 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं, केवल और केवल मैंने क्या किया, आदमी इधर जा रहा है, बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है, ये दोनों बनाए और फिर वी ए माइनस वी बी कर दिया, खत्म बात। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनना, कि एक आदमी जो है, एक पार्टिकल जो है, सॉरी बोट है बी, बोट पी है वो 40 की स्पीड से जा रही है, और दूसरी बोट है वो 20 की स्पीड से जा रही है। तो आपको बोल रखा है कि उनके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी की। तो एक बात बताओ, किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी वी पी क्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है, वी पी माइनस वी क्यू, यही है कि नहीं फॉर्मूला। यानी कि प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना, इसकी पॉसिबल वैल्यू की बात करूं तो जो वेलोसिटी की जो रेंज आएगी इसकी वो क्या आएगी, वी पी प्लस वी क्यू से लगाकर वी पी माइनस वी क्यू तक। ऐसा आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, याद करो, सर ने लिखवाया था ये वाला कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट इज मैक्सिमम ए प्लस बी होता है और मिनिमम ए माइनस बी होता है ना। आपके नोट्स में देखो कि किसी दो सदिशों के परिणामी सदिश की परास जो है ए प्लस बी से लगाकर ए माइनस बी तक होती है, बस। तो ये भी इन दो सदिशों का परिणामी है, यानी कि इन दो वेक्टर का एक सब्ट्रैक्शन है, जो कि सब्ट्रैक्शन एडिशन ही होता है। तो यहाँ v प्लस क्यू से लगाकर v माइनस क्यू के बीच में आंसर पॉसिबल है। तो बताओ ये कितना दे रखा है 40 और ये कितना दे रखा है 20, यानी कि आंसर जो आएगा वो 60 से लगाकर, है ना, 40 प्लस 20 और 40 माइनस 20 यानी कि 20, तो 20 से लगाकर 60 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 10 आंसर है क्या पॉसिबल, नहीं, 20 से कम आंसर पॉसिबल नहीं है। 20 खुद आंसर पॉसिबल है, यस। 30 20 और 60 के बीच में आ रहा है 30, ठीक है, और 40 भी बीच में आ रहा है, तो वो 3 पॉसिबल और 10 जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 36 है ना। प्यारे बच्चों मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था एक क्लास में 20 क्वेश्चन कराने का, 1 घंटे की क्लास में, तो 20 और 20 हो रहे हैं 40 क्वेश्चन, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा फास्ट चलूँ और 47 क्वेश्चन की फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको निपटा ही डालूँ। फिर भले आप उसको 4 टुकड़ों में देखो, चाहे तो एक क्वेश्चन देख के बंद कर दो, वो आपकी इच्छा। तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ और इसको आज इसी में निपटाने वाला हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रखा है 36 कि x इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 12, और क्या बोल रखा है एक्सेलरेशन बताओ। अरे तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, A1 A2 वाला आया था, A0 A1 A2 वाला। भाई पहले v निकाल लो फटाफट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा वैसा डिफरेंशिएशन करके, तो ये आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20 आ गया। अब एक्सेलरेशन a निकाल लो dv ओवर dt करके, अवकलन करना आता है ना, डिफरेंशिएशन कितना हो गया 24t माइनस 12। लो भाई ये आंसर है, परंतु एक्सेलरेशन की वैल्यू कब निकालनी, जब t इज इक्वल टू 0 हो तब एक की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सुनना, t की वैल्यू 0 रखनी, यानी कि 24 इंटू 0 माइनस 12, ये तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही हुआ, 0 में से 12 माइनस हुआ तो आंसर आ गया माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है, बड़ा इजी है ना। इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 सच ए बिग क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं दशोरा सर की बात करूं, वाईडी सर की, तो उन्होंने अपने नोट्स में ये जरूर करवाया होगा, और मेरी बात करूं तो मैंने भी करवाया है, परंतु क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती। क्वेश्चन 1 लाख 2 लाख कितने भी हो सकते हैं,
तो हो सकता है आप अगर ड्रॉपर में हैं और कोई और सर पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर नहीं ये क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम नहीं करवा रहे और वो करवा रहे, है ना। तो क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको सबसे लास्ट में ले लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या है कि मेरा जो फ्लो है फटाफट निपटाने का वो टूट जाएगा। 37 में क्वेश्चन नंबर 47 के बाद लूँगा, ठीक है। चलिए अब अपन एक बार 38 पे आ जाते हैं। 38 क्या कहता है कि एक बॉडी का मोमेंटम p है और p का वेरिएशन दे रखा है p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, a एंड b जो है वो कांस्टेंट है। तो बताओ, आपको पूछा है बताओ फोर्स क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा। बच्चों ये चीज़ आपने वैसे पढ़ नहीं रखी है, बट एटलीस्ट यूनिट और डायमेंशन में आपने पढ़ रखा है कि मोमेंटम p जो होता है वो होता है mv। वो क्या होता है mv। ज़रा इसका डिफ्रेंशिएशन करो। सर क्यों करें, अरे भाई मैं कह रहा हूँ इसलिए कर लो यार कम से कम। तो dmv/dt, किसी बॉडी का मास क्या होता है, फिक्स होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया dv/dt। एक बात बताओ, dp/dt इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास m dv/dt। बताओ dv/dt क्या होता है, अरे वेग का अवकलन त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन होता है। तो dp/dt इज इक्वल टू क्या आया m है, अरे f इज इक्वल टू m है, इक्वेशन पड़ी होगी, यानी कि f इज इक्वल टू dp/dt भी होता है। तो यानी कि P इज इक्वल टू दे रखा है। अब मैंने कहा ये आपने नहीं पढ़ रखा है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा। फिलहाल यह याद रख लो कि फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt। तो कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करो, अकेला a कांस्टेंट आया तो 0 हो गया और b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो f इज इक्वल टू आया 2b इंटू टी। ध्यान से सुनो, ये चीज़ कांस्टेंट है तो f क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बिल्कुल नहीं, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बिल्कुल नहीं, और थर्ड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू टी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39। 39 वापस वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। एक्सेलरेशन जो दे रखा है पार्टिकल का वो दे रखा है bt और आपको निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जैसे कि एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू पहले at आया था, f इज इक्वल टू ATI, KTI, BTI, 3TI, 5TI, सेम टू सेम चलेगा बिल्कुल कि एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू BT है। वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एफ dt का इंटीग्रेशन करोगे 0 से t तक, dv चल रहा है तो u से v तक। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसने u की बजाय v0 बोल रखा है तो कोई बात नहीं, उसका नाम बदल दिया है, वो u ही है, तो v0 से v तक। चलो तो इधर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v और v0 और v, और इसमें आपको पता है f की वैल्यू जब आप bt रखोगे तो प्यारे प्यारे बच्चों इस b कॉन्स्टेंट को बाहर ले लोगे, मुझे अच्छे से पता है, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और 0 से t में ये 0 कोई मायने रखेगा नहीं, और ये हो जाएगा v माइनस v0 इज इक्वल टू हो जाएगा bt², हाफ bt²। तो v इज इक्वल टू आया v0 प्लस हाफ bt²। नाउ ये तो आ गया v, पिछले क्वेश्चन में अपन ने केवल यहाँ तक ही किया था, है ना, u प्लस हाफ at² ऐसा कुछ था। अब क्या हो रहा है कि v से आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनना है आपको। v दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब ध्यान सुनो, साइड में सुन लो एक बार कि क्या आपको पता है v इज इक्वल टू dx/dt होता है। तो क्या v dt इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ dx, यानी कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt। अब आपको चीज़ क्लियर है, ध्यान से सुनना। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, अरे यहाँ ये v आया तो v0 से v ये चिपका दी लिमिट, और ये लिमिट होगी गलत, क्योंकि मैंने कहा लिमिट उसकी लगती है जो एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे dt की बात हो रही है तो 0 से t आएगा, और यहाँ पे dx की बात हो रही, सर x का तो कुछ दे नहीं रखा। तो मान लो पार्टिकल पहले कहीं x1 पे खड़ा था और वो चलते x2 पे आ गया, तो लिमिट लगा देता हूँ मैं x1 से x2 तक। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पहले तो आप dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा, लिमिट x1 टू x2 हो गई, और v dt में ये v जो है वो ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो ये हो गया v0 80 नहीं था, यहाँ पे bt था, है ना, v0, अरे bt कहाँ, v0 प्लस हाफ bt² और dt, और इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू t। अच्छा, इधर तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इधर ध्यान से सुनो, दो प्लस में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले v0 के साथ dt अलग कर दो, प्लस फिर हाफ bt² के साथ dt अलग कर दो।
0 से t, 0 से t। मैं जानबूझ के स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में आए। अच्छा, मैंने x2 माइनस x1 को s क्यों लिख लिया? आप वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताया होगा सर ने आपको, डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्शन टॉपिक जाके ढूंढना, या तो फिर आपको उसमें नहीं तो वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसमें पढ़ाया होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये x1 x2 क्या था? पार्टिकल पहले x1 पे खड़ा था कण, और वो चलते चलते x2 पे गया, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और ये अपने को चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? v नॉट इनिशियल वेलोसिटी यानी कि फिक्स वैल्यू है, बाहर आ गया v नॉट और dt प्लस और 1/2 और b ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और t dt। एक बात बताओ जल्दी से, s इज इक्वल टू वी नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट मैं नहीं रख रहा हूँ, समझ जाओ 0 से t में t रहता है आंसर। और मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा t³/3, नहीं यहाँ पे टी स्क्वायर था तभी मैं देख रहा हूँ यार क्यूब क्यों नहीं आया, सॉरी, ये टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हुआ। तो ध्यान से सुनो, s का फाइनल आंसर क्या आ गया? v नॉट t प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा 1/6 b t³। प्यारे बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनको डायरेक्टली याद रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था वैसे ही ये नई इक्वेशन बन जाती है, जब कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की बजाय क्या हो जाए? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कुछ kt हो जाए, कोई कांस्टेंट के साथ सिंगल t आ जाए। अब किसी किसी के मन में ये एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 80 आने के बजाय 80 स्क्वायर आ जाए तो फिर से ये इक्वेशन बदल जाएगी। तो सर करेंगे क्या? करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस जिंदाबाद, उसको आप फॉलो करो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चलना होगा। चलिए बच्चों, तो अपन आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई है आई थिंक, तो मैं थोड़ा सा इसको लेवल पे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे भाई? 39 हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रखा है? पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 20 प्लस 0.1 t²। तो भाई v पता है तो dv इज इक्वल टू dt, dv/dt इज इक्वल टू a करके ले आते तो ये हो गया 0 प्लस 0.2 t। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगर एक्सेलरेशन 0 हो, कुछ बातें सुनो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो तो वो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म मोशन। कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि 5, 2, 7 कुछ भी हो, 9.8 कुछ भी, कोई कांस्टेंट हो, तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है, यानी कि हिंदी में भी समझाता हूं, अगर त्वरण का मान 0 हो तो वो एक समान गति होती है क्योंकि इसका वेग एक समान है, परंतु अगर त्वरण का मान नियत हो तो वो एक समान त्वरित गति होती है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो ना तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, ये भी नहीं, ना एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ फिक्स आ रही है। आप बोलोगे सर 0.2 तो है, लेकिन आगे बेटा ये t भी है, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो ये होता है असमान त्वरण से गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये एक समान गति तो छोड़ो, एक समान त्वरण भी नहीं है, त्वरण भी इवन बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बिल्कुल नो, जीरो एक्सेलरेशन मरे ही नहीं है ये तो, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जैक्टली। अच्छा मेरी बात सुनो, आप कहोगे अरे सर यार ये मत सिखाओ कि आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया, ये सिखाओ कि हमें कैसे पता पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालना है। मेरी बात सुनो, ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन में साफ साफ बोल रखा है एक्सेलरेशन 0 है, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कि एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ घटता हुआ यानी नॉन यूनिफॉर्म है, तो यानी कि कुछ vt दे रखा है और a पूछा है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब सिंपल, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए कि अब थोड़ा वापस से वैसा आ गया क्वेश्चन, अच्छे पढ़ते पढ़ते बीच में एकदम सिंपल आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? क्या बोल रहे हैं 41 क्वेश्चन? एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि विरामावस्था से स्टार्ट हुई है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो गिवन क्या है वो पहले लिखो।
प्यारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक और सुनो, क्वेश्चन पूरा एक साथ मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि u = 0 दे रखा है, विराम अवस्था शुरू, और उसका एक्सेलरेशन है एक समान, उसकी वैल्यू दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8, ठीक है। और आपको क्या बोल रखा है 5वें सेकंड में, ध्यान से सुनना, टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस नहीं पूछी। बहुत सारे ऐसा कर लेते हैं कि t बराबर दे रखा है सर 5 सेकंड और s पूछा है तो इक्वेशन लगा देते हैं s = ut + ½ at² और आंसर आ जाता है गलत। आपको बोल रखा है 5 सेकंड नहीं, केवल 5वां सेकंड, यानी कि ये nth सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, s = u + a/2 2n - 1, sn का मान वैल्यू निकाल लो, ये 0 है, a की वैल्यू 8 है, 8/2 2 × 5 - 1, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 × 4 तो यह आ जाएगा आपके पास 36 मीटर, 36 मीटर। कितना ईजी था, ठीक है। तो फालतू में लिया मैंने, इससे बढ़िया तो लेता ही नहीं, पर क्या है कि मैं सोच रहा हूँ सारे कर ही देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास परमानेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। हर साल वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। अब सुनो अगला क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि एक कण जो है वो विराम अवस्था से शुरू करता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसा बोल ही नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। ध्यान से सुनना, ये सब समझ में आ रहा है अपने को, ये प्रिंट मिस्टेक है जो सब दिख रही है, प्रिंट मिस्टेक है वो दिख रही है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस है। और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो इसका मतलब आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो रही है, इसलिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो बोला ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलेगा ना तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है इसने, बताओ 3rd सेकंड में, 3 सेकंड नहीं 30वें सेकंड में और 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उनका रेशियो बताओ। तो एक काम करते हैं, S3/S4 की वैल्यू निकालनी। Sn का फॉर्मूला क्या था याद है, u + a/2 × 2n - 1। ध्यान से सुनना, ये n जो है ये तो 3rd सेकंड वाला है और ये है ये 4th सेकंड वाला, इसलिए मैंने n3 और n4 लिखा है, क्योंकि शुरुआत इसकी u से हुई है तो वो दोनों एक ही चीज़ है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल नहीं रखा है जो कि गलत है, बोलना चाहिए इसको, तब आपके आंसर सही आएगा। तो देखो ये तो हो गया 0, तो ये 0 हो गया तो लिखो ही नहीं मैं, आप लिखना और अगली लाइन में फिर से ये लिखना और फिर ये काटना। तो फिर ये वैल्यू लिखो 2, n3 की वैल्यू है 3रा सेकंड 3rd -1 अपॉन n4 यानी कि 4था सेकंड यानी कि 4th सेकंड। ये भाई 6 में से 1 गया तो कितना हुआ 5 और ये 8 में से 1 गया कितना हो गया 7, 5:7। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। बड़ा इजी है, अमूल माचो बड़े आराम से। अच्छा प्यारे बच्चों, ये क्या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है मॉडर्न सॉल्यूशन में? आप मुझे बताना कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है या स्पीड काफ़ी स्लो है या मॉडरेट है। आप मुझे कमेंट करना अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं अभी सिर्फ कैमरे के लेंस को देख के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट आ रही है या फिर आपके माइंड में टेंशन जनरेट हो गया कि इतना फास्ट कौन चल रहा है, या फिर अरे यार फालतू में इतना लंबा लंबा कौन बताता है, हमें ऑलरेडी सब आता है। जो भी है आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन requires 4 seconds to reach bottom after resting from rest. Okay, how much time does it take to cover 1/4? अच्छा मेरी बात सुनो, एक फिसल पट्टी है प्यारे बच्चों, सुनना, कोई भी थीटा एंगल की एक स्मूथ फिसल पट्टी है, रैंप है, एक बॉडी यहाँ 0 से स्टार्ट करती है टॉप से और ये फिसल के आ जाती है, पूरा फिसलने में टाइम लेती है 4 सेकंड। तो बताओ आधे का भी आधा यानी कि 1/4 फिसलने में ये कितना टाइम लेगी, ये पूछा गया है। अब एक काम करते हैं अपन, चलते रिवर्स, चलते क्या चलते हैं रिवर्स। सुनना कि मान लो ये बॉडी यहाँ से फिसल रही है, तो आपको पता है यहाँ पे फिसल रही है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है g sin थीटा, और नहीं पता है जिसको वो सुन लो, जिस तरीके से गिरने में कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होता है उसी तरह से फिसलने में कांस्टेंट एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। और अगर आपको नहीं भी पढ़ाया गया तो टेंशन मत लो, जब लॉज ऑफ मोशन यानी 5th चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी इसके बाद के बाद वाला, तब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये याद रखो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो ये मोशन कुछ ऐसा नहीं हो गया, ध्यान से सुनो, कि u = 0 से एक पार्टिकल चला जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
तो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। मान लो ये टोटल जो लेंथ है वो s है, तो 1/4 लेंथ कितनी हुई, s/4 हुई। परंतु मैं इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए एक काम कर रहा हूं। मान लो ये टोटल 4x है, 4x है, तो 1/4 इसका चौथा हिस्सा क्या हुआ, आधा, यानी 2x का भी आधा यानी कि x। अरे ये टोटल का चौथा हिस्सा है, 1/4 है, तो इसका ये 4 गुना हो गया, सिंपल, ये x है तो ये 4x है। अब एक बात बताओ, एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, x डिस्टेंस कवर करने में मान लो t टाइम लगा, जो कि अपने को पता करना है। तो बताओ 4x चलने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली t टाइम में x चलता है तो 2t टाइम में 4x चलता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इससे क्वेश्चन भी किया था, डबल टाइम में 4 गुना चलता है, याद है। बस तो आपको यही है कि x चलने में मान लो t टाइम लगा, तो टोटल 4x चलने में कितना लगेगा टाइम, 2t टाइम लगेगा। एंड इट इज गिवन दैट 2t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये गिवन है कि टोटल फिसलने में 4 सेकंड लगते हैं। तो बताओ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर है 2 सेकंड, यानी कि आधे टाइम में ये 1/4 जो है वो फिसल जाएगा। तो इस तरीके से ये 43rd हो गया। चलिए बच्चों अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन यानी कि माइनस का a दे रखा है 2, और 5th सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी। अरे यार ये तो एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n - 1 बाई एस एन, यानी कि 5th सेकंड में वैल्यू निकालनी है s5, और u की वैल्यू दे रखी है 10, इनिशियल स्पीड यानी कि u, और एक्सेलरेशन की बजाय ध्यान से सुनना रिटार्डेशन बोल रखा है, यानी कि माइनस का 2/2 है, माइनस का a की वैल्यू -2 है क्योंकि रिटार्डेशन है, और 5वां सेकंड है यानी कि n की जगह 5th लिख दो या 5 लिख दो, ठीक है। तो भाई ये 10 हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो 1 हो जाएगा, माइनस ये 5 दिन 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, आंसर 1 मीटर। तो ये आंसर है 1 मीटर। हाँ, ये कोई क्वेश्चन होता है, मैं नहीं करवाना चाहिए था मेरे को ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये क्या बात कर रहे हो, खाने में जहर मिल रहा है, जहर, और कह रहे हो कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा किसी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि बस 10वीं पास हो जाऊँ, इसके बाद मैथ्स का नाम नहीं लूँगा, बायोलॉजी लूँगा मैं, और यहाँ देखा तो हो गया धोखा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको वैसे क्लास में करवा रखा होगा, फिर भी देखिए क्या बोल रखा है। एक पार्टिकल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल जा रहा है, इनिशियल स्पीड इसकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 सेकंड में वो पार्टिकल मुड़ जाता है। देखो कोई भी ट्रक वगैरह जा रहा था, यूँ नहीं कि चलते चलते अचानक से यूँ चलने लग गया, यहाँ से वो एक मोड़ेगा इस ट्रक को तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो वो पार्टिकल आराम से मुड़ा तो इस डायरेक्शन में चलने लग गया, नॉर्थ में गया ना, हाँ नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लग गया, और उसकी स्पीड जो है वो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड ही है, यानी v इनिशियल भी उतना ही था, v फाइनल भी उतना ही है स्पीड। अब आपको बोल रखा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे सर सिंपल है। अच्छा इसको टाइम कितना लगा इस दौरान चेंज करने में, 10 सेकंड का टाइम लगा, टोटल टाइम इंटरवल। अब बहुत सारे ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना, सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हाँ बेटा सही कर रहे हो। तो ए इज इक्वल टू मैं ऐसा कर दूँ सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। हाँ बेटा ये भी सही कर रहे हो। तो सर क्या मैं एक्सेलरेशन के लिए जगह लिख दूँ, फाइनल वेलोसिटी भी 5 है, इनिशियल भी 5 थी, तो सर वेलोसिटी में तो चेंज आया ही नहीं, तो 0/10 यानी कि एक्सेलरेशन 0 कर दूं क्या। और ऑप्शन भी दे रखा होगा, ऑप्शन नहीं दे रखा है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो क्या है बच्चों, ये चीज़ कर दी आपने गलत। क्यों गलत कर दी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नोट्स में जाके पढ़ो, इट इज़ नॉट चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम को अपन कभी भी एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं, चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि सदिश राशि है, ओहो डायरेक्शन बदली है तो वेलोसिटी डेफिनेटली बदली है। ये ईस्ट डायरेक्शन में इनिशियल है तो इनिशियल हो गया 5i कैप, और ये फाइनल वाला जो था वो जे कैप डायरेक्शन में जा रहा था तो वी फाइनल है 5j कैप।
अब ये माइनस नहीं होगा। इवन अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड निकालोगे √5² प्लस -5 का होल स्क्वायर अपॉन 10, तो 5² प्लस 5² 5√2 आ जाएगा, अपॉन 10 किया तो 1/2 आ जाएगा, √2 से 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर इत्तेफाक से चारों नहीं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम है। अब आंसर के साथ डायरेक्शन भी निकालनी है। प्यारे प्यारे बच्चों, एक आंसर सुनना, v फाइनल तो एज इट इज है देखो, और v इनिशियल को माइनस करना होता है। फॉर्मूला देखो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि ये j कैप है वो तो पॉजिटिव का ही आ रहा था, लेकिन जो i कैप है वो नेगेटिव का आ गया है, तो डायरेक्शन यहीं से लिखनी होती है। j कैप यानी कि तो हो गया नॉर्थ, यानी फाइनल डायरेक्शन को एज इट इज रखो और शुरुआत में जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको माइनस कर दो, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी माइनस i कैप के हिसाब से। तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हुआ आपके 45। क्वेश्चन नंबर 46 ले लेता हूं मैं। 46 क्वेश्चन बड़ा आसान है ना? बहुत सारे बच्चों को डेटा देख के थोड़ा डर लग रहा होगा इसमें, अरे यार सर ये क्या दे दिया, इतने बड़े बड़े भारी भारी, है ना बच्चों? थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा धूप वूप आ गई है, बस अब होने आया है ना। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा ऐसे ही पेशेंस रखेंगे। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिप है, उसका मास। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन को पढ़ते ही लिखना स्टार्ट कर देना होता है, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना। अ शिप ऑफ मास 3 × 10⁷ kg, यानी कि 3 करोड़ किलोग्राम का एक जहाज है, उसका द्रव्यमान इतना है, 10⁷ यानी 10⁷। ठीक है, और इनिशियली एट रेस्ट, देखो इतना सा पढ़ा और मैं क्या रिलेशन निकाल रहा हूँ कि प्रारंभिक वेग इसका 0 है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। और फिर क्या बोल रखा है? इट इज़ पुल्ड बाय अ फोर्स, यानी कि इसको खींचा जाता है। इसको खींच कौन रहा है? कोई आदमी नहीं खींच रहा है, इसका इंजन इसको धक्का मार रहा है, इसको खींचा जाता है। वो फोर्स दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन। ओके, तो बताओ 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के बाद, यानी 3 मीटर जब ये आगे बढ़ जाएगा तब बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। और आपको यह बोला गया है कि पानी इसको रोकने का काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो फोर्स लगा है इसकी वजह से इसकी स्पीड डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको u पता है, s पता है, v पता करना है। काश a भी पता होता तो u v a s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आ जाती। तो a नहीं पता, लेकिन आपको पता हो m और f मिल गया तो एक रिलेशन आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रखा होगा, F = ma, पढ़ा ना फॉर्मूला। तो यहाँ से अपन a निकाल सकते हैं, a = क्या हो जाएगा? AF/m, m अपॉन में चला गया। तो लिख लो a कितना है, f कितना है 5 × 10⁴ अपॉन m कितना है 3 × 10⁷। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5/3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये मैंने कैसे लिख दिया है? कुछ नहीं है, ये 10⁻7 जो है ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे 7 पावर माइनस की हो जाएगी, तो 4 - 7 कितना बचेगा? -3। बस अब एक बात बताओ, u है, s है, a है, v लाना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v² = u² + 2as। इसमें भी u 0 है, मामले खत्म इसका। तो v² = 2, a की वैल्यू देखो 5/3 × 10⁻³ s देखो कितना है 3 मीटर। ओके, तो ध्यान से देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जैसे ये 10 × 10⁻³ हुआ तो 10 मतलब 10⁻1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻² आ जाएगा। 10⁻² का अपन देख सकते हैं कि अगर v² = 10⁻² है तो v कितना हो जाएगा? 10⁻1। बहुत सारों को ये कन्फ्यूज़न है, सर माइनस का तो रूट होता ही नहीं है। बेटा ये माइनस का नंबर नहीं है, 10⁻² का मतलब होता है 1/10², यानी कि 1/100। v² अगर 1/100 है तो अंडर रूट लूँगा अगर मैं इसका, तो v = क्या आ जाएगा? 1/10, और 1/10 को ही अपन 10⁻1 कह सकते हैं, अथवा तो 0.1 कह सकते हैं। तो v की वैल्यू आ गई है 0.1 मीटर पर सेकंड। बड़ा इजी था। तो वैल्यू बड़ी बड़ी देख के कभी क्वेश्चन से डरना नहीं, बड़ा सिंपल है ये, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों अब आपका क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, और वो है 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो a से b तक जा रहा है।
पार्टिकल जो है वो ए से बी तक जा रहा है और ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड v1 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और वापस बी से ए रिटर्न आ रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है kmph। तो आपको क्या निकालना है, आपको बोला गया है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मेरी बात सुनो, ए से बी गया और उसी रास्ते से बी से ए आया, तो आपके घर से एसेंट मान लो 3 किलोमीटर दूर है, उसी रास्ते से एसेंट से घर आओगे तो फिर से 3 किलोमीटर ही आओगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ए टू बी एंड बी टू ए, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरियां हैं, ऐसे लिखो हिंदी में। सो वी एवरेज का फॉर्मूला आपको लिखा रखा होगा, तो ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 की जगह 20 और 30, हाँ या 30-20 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपके पास सिंपली 40 × 30 और ये हो गया अपॉन में 50, ये 0 0 कट गया और ये 5 6 हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें सुन लो, अगर आपको औसत चाल की बजाय औसत वेग पूछते, यानी कि एवरेज स्पीड की बजाय एवरेज वेलोसिटी पूछते, तो उसका आंसर आता वी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0, बिकॉज ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे से आगे होता तो कुछ टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आता। अब ये पार्टिकल गया तो आगे लेकिन रिटर्न आके वापस यहीं आ गया, तो क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी, जबकि एवरेज स्पीड की वैल्यू 24 आई है। तो प्यारे बच्चों, आज का 1 घंटे से ऊपर हो गया है, इसलिए मैं अभी उस क्वेश्चन को रहने दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में शामिल करके फिर वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप बेफिक्र बेझिझक मुझसे बात करिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए और किसी भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए। फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।